नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। आईआईटी कानपुर के समन्वय में उद्योग अकादमिक जुड़ाव कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए और उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित किया। आयोजित समन्वय के आज के इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी, प्रदेश के एमएसएमई मिनिस्टर श्री राकेश सचान जी, डायरेक्टर आईआईटी कानपुर प्रोफेसर मणिंद्र अग्रवाल जी, चीफ टेक्नोलॉजी अफसर टीसीएस डॉक्टर हैरी क्विन जी, डिप्टी डायरेक्टर आईआईटी कानपुर प्रोफेसर ब्रजभूषण जी, आज के इस समन्वय कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में उपस्थित कानपुर के हमारे सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण, आईआईटी कानपुर के हमारे सभी फैकल्टी मेंबर्स, इंडस्ट्री के हमारे डेलीगेट, ये बदलता हुआ भारत जो आज फिर से दुनिया की सबसे बड़ी तेजी के साथ उभरती हुई अर्थव्यवस्था में से एक है, आज दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और अगले 2 वर्ष में भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। तीसरी अर्थव्यवस्था के बाद दूसरी अर्थव्यवस्था बनने का जो समय होगा, उसमें इन सबका योगदान होना है। और वह समय हमारे लिए होगा विकसित भारत का। विकसित भारत के बारे में जो बातें प्रधानमंत्री जी ने रखी हैं, विकसित भारत केवल विकसित भारत नहीं होगा, आत्मनिर्भर भारत भी होगा। आत्मनिर्भरता जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में, क्या कृषि का क्षेत्र हो, क्या टेक्नोलॉजी का क्षेत्र हो, क्या जीवन की उन सभी आवश्यकताओं की दृष्टि से जिसको लेकर के आज भारत जिन चुनौतियों का सामना कर रहा है, जो चुनौतियां हमारे सामने हैं, उन चुनौतियों का सामना करने के लिए हम लोगों को कैसे कार्य करना है, इस पर अवश्य हमें विचार करना होगा। और यह इसलिए भी महत्वपूर्ण है, भारत ने इससे पहले ये सब करके दिखाया है। आज जब मैं आईआईटी कानपुर में आया हूं, आईआईटी कानपुर का अपना एक गौरवशाली इतिहास रहा है और पिछले लगभग 6 दशक में आईआईटी कानपुर ने देश के अंदर टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में देश को बहुत कुछ देने का प्रयास किया है। अभी मैं पिछले सप्ताह नोएडा के एक सेंटर में गया था। ड्रोन टेक्नोलॉजी का एक बेहतरीन केंद्र बना है और मुझे वहां पर आईआईटी कानपुर की भी कुछ फैकल्टी मिली थी। मैंने देखा वहां पर कि नए भारत की सामरिक चुनौतियों का मुकाबला कैसे हमारा युवा कर रहा है और कैसे आईआईटी कानपुर उसमें योगदान देकर के उन चुनौतियों का मुकाबला कर रहा है जो ऑपरेशन सिंदूर के अंदर या अन्य समय में हम लोग या देश झेलता है। हमारे मन में सबसे पहले यह भाव आना चाहिए कि हम कर सकते हैं। याद करिए, दुनिया का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय भी भारत ने दिए हैं।
अभी मैं यहां पर आने के पहले मैंने एक एरियल सर्वे किया। यहां के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस मिडटेक का जो एक सेंटर बन रहा है, मैं देख रहा था वहां पे काफी बड़ा स्ट्रक्चर खड़ा हो चुका है और मैं मानता हूं कि अगले वर्ष कानपुर उत्तर प्रदेश वासियों को एक नया मिडटेक का सेंटर उपलब्ध करवा देगा। मैं इस बात को उस समय भी इस बात को अनुभव कर रहा था कि ये चीजें बहुत पहले होनी चाहिए थी। याद रखना, आज का समय प्रतिस्पर्धा का है। हम अगर पीछे छूट गए तो पीछे वाले की गिनती बहुत कम हो पाती है। जो पहले नंबर पर है उसके बारे में लोग मानते हैं, उसी को लोग सोचते हैं। दुनिया के प्राचीनतम विश्वविद्यालय तक्षशिला का एक उदाहरण आपके सामने में रखना चाहूंगा। तक्षशिला प्रभु श्री राम के अनुज भरत के पुत्र के नाम पर, तक्ष के नाम पर उस सिटी का नाम बना और उस विश्वविद्यालय की स्थापना होती है वहां। तक्षशिला विश्वविद्यालय जिसने भारत को सुश्रुत और चरक जैसे आयुर्विज्ञान से जुड़े हुए, आयुर्वेद से जुड़े हुए विद्वान दिए थे। वहां पर अपना अध्ययन करने के लिए जीवक नाम का एक वैद्य भी गया था। वो वैदिकी की शिक्षा लेने के लिए वहां गए थे। काफी दिनों तक वहां रहे। अध्ययन पूरा करने के बाद वे अपने आचार्य के पास जाते हैं, कहते हैं कि मैं बहुत दिन यहां रह चुका हूं, अब मैं वापस जाना चाहता हूं। क्या मैं अपने क्षेत्र में वापस जाकर के, अपने देश में वापस जाकर के इस क्षेत्र में अपने ज्ञान से लोगों को लाभान्वित कर सकता हूं? तो आचार्य ने उन्हें कहा कि भाई मैं परमिशन एक शर्त के साथ दूंगा कि जाइए, इस सामने वन है, इस वन में उस वनस्पति को ढूंढ के लाओ जिसमें औषधीय गुण न हो। तो निकलते हैं, जीवक निकलते हैं और निकल करके वो 15 दिनों तक उन्होंने पूरे वन की खाक छानी, एक एक जगह देखते गए और उन्होंने अंत में आकर के अपने आचार्य से कहा कि नहीं, कोई ऐसी वनस्पति नहीं जिसमें औषधीय गुण न हो और इस वन में कोई भी ऐसी वनस्पति मुझे नहीं मिली। आचार्य ने उन्हें कहा कि आप पारंगत हैं और जाइए, आगे का मार्ग आपका प्रशस्त हो। यह महत्वपूर्ण है इसलिए क्योंकि भारतीय मनीषा ने इस बात को कहा है कि अमंत्रम अक्षरम नास्ति, नास्ति मूलो अनौषधय, अयोग्यो पुरुषो नास्ति, योजकः तत्र दुर्लभ। यानी कोई ऐसा अक्षर नहीं जिसमें मंत्र बनने की क्षमता न हो। आखिर कोई मंत्र बना होगा तो अक्षरों के संयोजन से ही बना होगा ना। और कोई वनस्पति ऐसी नहीं जिसमें औषधि बनने की सामर्थ्य न हो, और मनुष्य कोई ऐसा नहीं जिसमें योग्यता न हो। अगर ये सब, अगर मनुष्य अयोग्य है, अगर वनस्पति औषधि के योग्य नहीं है, अगर अक्षर मंत्र बनने के योग्य नहीं है, तो मान करके चलिए कि
कोई योजक नहीं है, जोड़ने वाला नहीं है। और मुझे लगता है कि आईआईटी जैसे संस्थानों के पीछे की मंशा यही है कि वह उस योजक के रूप में काम कर रहे हैं, और ये समन्वय का कार्यक्रम उस योजक के रूप में एक नई कड़ी की, एक नई भूमिका का निर्वहन करने के लिए आज यहां पर आयोजित है। अक्सर हम देखते हैं, अक्सर हम इस बात को देखते हैं, अनुभव करते हैं कि हमारी अकादमिक संस्थाएं अपने आप में एक टापू बन गई। और हम लोग भी 2017 में हमारी सरकार बनी, पहले 3 वर्ष तक हम लोग भी बहुत ज्यादा संस्थाओं से हम लोगों का कनेक्शन नहीं था। लेकिन जब 2020 में कोविड ने अपनी दस्तक दी, तब हम लोगों की भी आंखें खुली कि भाई हमें कुछ इसमें देखना चाहिए। और तब आईआईटी कानपुर के साथ हमारे फिर बेहतरीन संबंध बने, क्योंकि लोग बोलते होंगे कि कोविड का आईआईटी कानपुर से क्या संबंध है। तो प्रोफेसर मनिंद्र अग्रवाल जी के द्वारा जब अपने मैथमेटिकल डायग्राम उनके द्वारा कोविड के दिए जाते थे, हम लोग इन सभी डायग्राम को स्वाभाविक रूप से हमारे कार्यक्रम का हिस्सा बनता था, और हम लोग उन सबको जगह जगह भेजते थे। पीएमओ में भी जाता था, अन्य जगह जाता था। तो पीएम साहब ने पूछा मुझसे कि प्रोफेसर मनिंद्र अग्रवाल, मैंने कहा आईआईटी कानपुर से। अन्य चीजों के बारे में भी चर्चा होने लग गई। हमें लगा कि आईआईटी कानपुर जो आकलन कर रहा है, परिणाम उसके नजदीक हैं या उसी के अनुरूप हैं, और कोविड को नियंत्रित करने के लिए हमारी जो टीम काम कर रही थी उसको बड़ी मदद मिलती थी उससे। फिर हमने इस कोलैबोरेशन को आगे बढ़ाया, और आज खैर यद्यपि हमें यहां पर डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर में भी आईआईटी कानपुर सपोर्ट कर रहा है, सहयोग कर रहा है, और मेडटेक का जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस आपका बन रहा है, उसमें भी हम लोग इसीलिए स्टेट गवर्नमेंट को जोड़े हैं कि राज्य सरकार भी उसमें सहयोग कर सकें, क्योंकि उत्तर प्रदेश इस दिशा में बहुत कुछ योगदान दे सकता है। देश की आबादी का 17 से 18% आबादी जिस राज्य में निवास कर रही हो, वो राज्य हाथ पे हाथ धरे हुए नहीं बैठ सकता, उसे इस दिशा में प्रयास करना ही होगा। और फिर हम लोगों ने जब इस क्षमता को देखा है, आज मुझे अच्छा लगा कि समन्वय का यह कार्यक्रम आईआईटी कानपुर और इंडस्ट्री लीडर्स के बीच में या उनके प्रतिनिधियों के बीच में आज यहां पर आयोजित हो रहा है। मेरा यह मानना है कि हर व्यक्ति में कोई ना कोई विजन जरूर होगा, वो कुछ तो सोचता होगा। कुछ लोग सोचेंगे, कुछ लोग उसमें कुछ कदम आगे बढ़ेंगे, और कुछ लोग उसको पूरी तरह लागू करने के लिए अपने आप को तैयार कर पाएंगे। खबरों में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द वापस लौटेंगे। क्या आप जिम जाते हैं, कसरत करते हैं, फिर भी आपकी सेहत नहीं बनती? काजू बादाम किशमिश मेवे प्रोटीन के डिब्बे खाते हैं, फिर भी कुछ असर नहीं होता? तो इसका मतलब है आपका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, आप जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा लो, आपकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है, और आप इसे घर बैठे 011
45454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। आप सभी का स्वागत है। तो विकसित उत्तर प्रदेश 2047 अभियान के अंतर्गत प्रबुद्ध जन के लिए आयोजित अभिमुखीकरण कार्यशाला का उद्घाटन और प्रदेश पोर्टल की लॉन्चिंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। यानी 1947 और 1960 तक उत्तर प्रदेश का तीसरा दशक तो बता दें आपको कि विकसित उत्तर प्रदेश 2047 अभियान के अंतर्गत प्रबुद्ध जन के लिए आयोजित अभिमुखीकरण कार्यशाला का ये आयोजन किया गया था, जहां पे सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद रहे। उन्होंने वहां पे लोगों को संबोधित किया और साथ ही साथ समर्थ उत्तर प्रदेश पोर्टल की लॉन्चिंग कार्यक्रम का ये आयोजन था, जहां पे सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। तो उन्होंने और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। 30% से 8% पे आना, नंबर 1 की अर्थव्यवस्था से 8वीं अर्थव्यवस्था बनना, इसने उत्तर प्रदेश के नागरिकों के सामने उत्तर प्रदेश को बीमारू बना दिया और उत्तर प्रदेश के नागरिकों के सामने पहचान का संकट भी खड़ा कर दिया। 16-17 के पहले आप में से जुड़े हुए जो भी अधिकारी भारत सरकार की सेवा में या देश के अंदर विभिन्न सेवाओं में कहीं भी गए होंगे, उत्तर प्रदेश के बारे में क्या धारणा थी, लोग क्या बोलते थे, और आज जाते होंगे आज लोग क्या बोलते हैं, दोनों में आपको अंतर दिखाई देता होगा, एक फर्क दिखाई देता होगा। और ये फर्क है क्योंकि वो बीमारू था, आज उत्तर प्रदेश बीमारू नहीं, आज उत्तर प्रदेश का शेयर बढ़ा है नेशनल जीडीपी में और उत्तर प्रदेश आज देश की नंबर 2 की अर्थव्यवस्था बन चुका है। देश के अंदर सबसे तेजी के साथ उभरती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में उत्तर प्रदेश है। और मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि ये तो प्रकृति और परमात्मा की सीम कृपा का प्रदेश है। सब कुछ हमारे पास मौजूद है। उस सब कुछ में केवल हर व्यक्ति के संकल्प को आगे बढ़ा देने की आवश्यकता है। लोगों के मन में जो एक निराशा थी, जो हताशा थी, उसको खुशहाली में बदलना है, उत्साह और उमंग के साथ बदल देना है। और उत्साह में बदले, लोगों के मन में एक नया उत्साह आए। और मुझे प्रसन्नता, आज मैं ये तीसरे बड़े सेमिनार का हिस्सा बन रहा हूं। मैं प्रातःकालीन सत्र में पूर्वाह्न में आईआईटी कानपुर में था। आईआईटी कानपुर में मैंने देखा कि वहां पे 1000 से अधिक देश के टेक्नोक्रेट और जीवन के अलग अलग फील्ड से जुड़े हुए लोग एकत्र थे और इंडस्ट्री के लीडर्स भी वहां 300 से ज्यादा एकत्र हुए थे, जिन्होंने 3 मुद्दों को विषय बनाया है। अगले 2-3 दिनों तक वे लोग उस पर मंथन करेंगे और उत्तर प्रदेश को केंद्र बना करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर, साइबर सिक्योरिटी को लेकर और सस्टेबिलिटी को लेकर के, इन 3 महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर के वह एक व्यापक विचार विमर्श का केंद्र बिंदु आईआईटी कानपुर के माध्यम से आगे बढ़ा रहे हैं। इससे पहले मैं अभी भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यक्रम में था। मैं दोनों डिप्टी सीएम भी उसी कार्यक्रम में थे और उसमें भी विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश के मुद्दे को लेकर के, वोकल फॉर लोकल के मुद्दे को लेकर के, इन विभिन्न मुद्दों को लेकर के ही
सेवा पखवाड़ा का जो आगामी कार्यक्रम होने जा रहा है, इन मुद्दों पे चर्चा हुई थी। यानी जिन विषयों से हम भागते थे, आज उस पर चर्चा हो रही है। आज लोग उसके बारे में सोचना प्रारंभ किए हैं। आज लोगों के मन में यह भाव पैदा हुआ है, हां, मेरी भी जिम्मेदारी है, मैं भी कर सकता हूं। जब यूपी का योगदान नेशनल जीडीपी में 14% रहा होगा, मैं मानता हूं यहां सबसे उर्वरा भूमि थी, कृषि प्रधान व्यवस्था थी, लेकिन एमएसएमई का भी सबसे बड़ा आधार हमारे पास था। सर्विस सेक्टर में हमारे पास यहां पे टूरिज्म के, स्पिरिचुअल टूरिज्म के, इको टूरिज्म के, हेरिटेज टूरिज्म के बेहतरीन केंद्र थे। हम भूल गए, सब विस्मृत हो गए। कृषि के क्षेत्र में क्या होना है, आज आप देखते होंगे कितना अंतर आ गया था। किसान आत्महत्या कर रहा था यहां पे, यही यूपी है। अन्नदाता किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर था। यहां का एमएसएमई सेक्टर बंद हो गया था। वहां पर कार्य करने वाले कारीगर और हस्तशिल्पी प्लान करने के लिए मजबूर हो गए थे। उत्तर प्रदेश जो शिक्षा का एक केंद्र माना जाता था, वह आप याद करिए 1947 में, और उसके बाद जब राज्यों के पुनर्गठन हुए थे अलग अलग। तो अभी के लिए खबरों में सिर्फ इतना ही, लेकिन अब आपको सुनवाते हैं डॉक्टर राकेश गुप्ता जी के प्लस माइनस प्रोग्राम में। नमस्कार दोस्तों, भारत की विदेश